हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों मैं राहुल स्वागत करता हूँ आपके इस यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के हिंदी के मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आशा करते हैं कि आपके एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई है उसे कंटिन्यू कर दीजिए बिना सोचे समझे, क्योंकि जब आप पे टाइम नहीं बचेगा आप बड़े परेशान होंगे और फिर खुद को कोसेंगे ज़िंदगी भर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उपत्यका का विलोम शब्द है। उपत्यका का विलोम है, बताइए। पत्तिका, अधिपत्तिका, विसर्जन या अग्रज, बताइए। देखो अग्रज का तो क्या हो जाएगा, आपका अनुज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, विसर्जन का क्या हो जाएगा, अर्जन करना, अर्जन हो जाएगा, ध्यान रखना। उपत्यका क्या हो जाएगा, अधिपत्तिका, क्या हो जाएगा, अधिपत्य क्या हो जाएगा, ध्यान रखना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शुद्ध शब्द रूप हैं, बताइए। दुर्निवार, दुर्निवार, दोहनिवार, दुर्निवार, बताइए। बताइए कौन सा है, ए बी सी और डी में तो कौन सा शुद्ध वर्तनी का शब्द है, बताइए। बताइए बताइए। बिल्कुल क्या होगा, आपका उत्तर होगा बिल्कुल डी। कौन सा होगा, दुर्निवार। बात करें अगले प्रश्न की। अंडे का शहजादा का मुहावरा है, सॉरी, अंडे का शहजादा का अर्थ है, बताइए। कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति और अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा, बताइए। मैं छोटी जगह में रहने वाला, मतलब क्या होगा, अनुभवहीन व्यक्ति होता है, छोटी जगह में रहता है, उसे क्या बोलते हैं, अनुभवहीन व्यक्ति बोलते हैं। तो उत्तर क्या होगा इसका, डी होगा, अनुभवहीन व्यक्ति। बात करें अगले प्रश्न की। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, बताइए। देखो बहुब्रीहि की समास की बात करें तो इसमें क्या होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि दोनों पद इसमें गौड़ होते हैं, ध्यान रखना। दोनों पद गौड़, लिख लो, दोनों पद गौड़ होते हैं तथा तीसरे पद की प्रधानता, तीसरे पद की प्रधानता होती है। बात करें कर्मधारय की, तो कर्मधारय और द्विगु दोनों किसके, आपके किसके उपवेद हैं, आपके तत्पुरुष समास के उपवेद हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तत्पुरुष समास का कौन सा पद आपका प्रधान होता है, तो उत्तर पद, यानी कि बाद का पद प्रधान होता है। तो आपके कर्मधारय का भी कौन सा होगा, उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान होगा। तो अब कर्मधारय का होगा तो द्विगु का भी क्या होगा, आपका उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान समास होता है। कौन सा आपका, द्विगु। ठीक है, अब बात करें दोनों पद होते हैं तो कौन से होंगे, द्वंद्व समास होते हैं, क्योंकि द्वंद्व के दोनों पद क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो प्रधानता दोनों की होती है। इस चीज़ में ध्यान रखना, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितने भी आपके विलोम शब्द होते हैं वह द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। आई बात समझ में। अब बात करें तो अव्ययी भाव बचा, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव की बात करें तो पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, उसमें ध्यान रखना। और बात करें आपके तत्पुरुष की, तत्पुरुष, तो दोस्तों उसमें मैंने बताइए कौन सा होता है, आपका उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा, उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान समास होता है। कौन सा, तत्पुरुष। आई बात सही में। इसे जैसे नोट करना कर सकता है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, वाक्य के लिए एक शब्द होगा, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मग्लानि या आत्मकथा। खुद के ऊपर लिखी कथा क्या होती है, आत्मकथा होती है। कौन सी होती है, आत्मकथा होती है, ध्यान रखना। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है, सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि या सप्तधन ऋषि, बताइए। बताइए बिल्कुल कौन सी होगा, बी होगा। बस एक चीज़ मेरे को आप बताइए, मैंने संधि बहुत अच्छे से पढ़ाई है, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी हिंदी की, ठीक है, उसे देख ले, बड़े अच्छे से मैंने
शॉर्ट में चीज़ें कराई हैं, लेकिन ऐसी कराई हैं कि बच्चा आराम से देख के समझ सकता है। तो आप मेरे को इसमें बताइए संधि कौन सी होगी। ये तो आपको पता ही है, स्वर संधि होगी, स्वर संधि होगी, इतना मैं बता देता हूँ, स्वर संधि होगी। लेकिन स्वर संधि में कौन सी संधि होगी वो आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं बता नहीं रहा हूँ, सीधी बात बता रहा हूँ। देखो बात करें अगले प्रश्न की, जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु किंतु ये शब्द आ जाएं, वहाँ कौन सा आपका आपका कौन सा वाक्य होगा, कौन सा वाक्य होगा बताइए, बताइए। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जोड़े जाते हैं, मतलब कौन से वाक्य होते हैं आप बताइए। आपके संयुक्त वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, या विधान वाक्य होते हैं, बताइए बताइए। देखो क्या होता है, अब मैं एक शब्द जोड़ूँ, सीधी सीधी बात है। राम आया और रावण चला गया, राम आया रावण चला गया। अब रावण चला गया एक अलग वाक्य हो गया, राम आया अलग वाक्य हो गया, यानी दो स्वतंत्र वाक्य जुड़ते हैं, वहाँ कौन सा वाक्य होता है, वहाँ आपका संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, वैसे ही राम ने खाना खाया क्योंकि उसको भूख लग रही थी, अब दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, क्योंकि तो यहाँ कौन सा होगा आपका, कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा यहाँ पे, संयुक्त वाक्य होगा। बात करें अगले प्रश्न की, कितनी करुण कितने संदेश में कौन सा अलंकार है, कितनी करुण कितने संदेश में कौन सा अलंकार है, बताइए। यमक, अनुप्रास, श्लेष, उत्प्रेक्षा, बताइए बताइए। देखो यहाँ क और क की बार बार आवृत्ति हो रही है, कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, सीधी बात है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार कौन सा होता है, कौन सा अलंकार होता है आपका, कौन सा होता है आपका, अनुप्रास अलंकार होता है, ये आपको पता ही है। उत्प्रेक्षा, जनु जानो मन मानो, जनु जानो मन मानो, जनहु मनहु, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होगा आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, आकाश का पर्यायवाची नहीं, आकाश का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। गगन, नभ, अंबर, अवनी, बताइए कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। व्योम, अंतरिक्ष भी आकाश का, ध्यान रखना, व्योम है, अंतरिक्ष है, ये आकाश की पर्यायवाची है, लेकिन इसमें कौन सा नहीं है, बताइए। बिल्कुल कौन सा नहीं, अवनी। अवनी होता है धरती, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हैं, आपके पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, माता, ठीक है, माता, ये भी किसके पर्यायवाची आपके, ठीक है, किसके आपके पृथ्वी के पर्यायवाची। बाकी नव, गगन, अंबर, व्योम हो गया, अंतरिक्ष हो गया, अंतरिक्ष, अनंत, ये शब्द कैसे आपके किसके पर्यायवाची, ये आपके आकाश के पर्यायवाची हैं। इनको नोट कर लो जिसे करनी है। ठीक है, और चलो नोट ही कर लो किसी को करना है तो। ठीक है, ईला, ध्यान रखना, ईला, ठीक है, ये आपके अवनी यानी कि पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। धरित्री भी है, धरित्री, ठीक है, मेदिनी, बहुत हैं, जितने याद करेंगे उतने ही आएंगे। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। बाकी के बात करते हैं आगे के प्रश्न की, आगे प्रश्न। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया थी, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया, बताइए। सहायक क्रिया, अधिकार द्योतक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया, ये बोधक है, ध्यान रखना। ठीक है, अधिकार बोधक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया, बिल्कुल कैसी क्रिया, रहा था, रही थे, कैसी, सहायक क्रिया, बिल्कुल कैसी क्रिया, सहायक क्रिया कौन सी आपकी थी, कैसी क्रिया, सहायक क्रिया। क्रिया के भेद मेरे को जरूर बता देना, अर्थ के आधार पर और कर्म के आधार पर, दोनों को भेद मेरे को कमेंट में जरूर बताना। कर्म के आधार पर
भेद क्रिया के और अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद दोनों को मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है, किसी बच्चे को पता हो तो, क्योंकि मुझे उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। बात करें अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है, बताइए। निम्न में से कौन सा एक कथन गलत है। संधि में दो पक्षों का मेल होता है, भाई बिल्कुल गलत बात है। संधि में दो पक्षों का सूदी हमें पहला ही मिल गया। संधि में दो पक्षों का मेल कहाँ, दो वर्णों का मेल होता है, दो वर्णों का मेल होता है, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है, मेल होता है, ध्यान रखना क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है, आपका क्या होती है, संधि होती है। लेकिन यहाँ पे दो पक्षों का मेल होता है, बिल्कुल पता है। अगर दो शब्दों की बात करें तो शब्दों का होता है, वहाँ कौन सा क्या होता है, समास होता है। जहाँ दो शब्दों का मेल होता है वहाँ समास होता है। अगले प्रश्न उनको देख लेते हैं। संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। संधि तोड़ने को, संधि जोड़ने को क्या कहते हैं, सॉरी, संधि तोड़ने को क्या कहते हैं आपके, विच्छेद कहते हैं। समास के दो पक्षों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल समास है, ध्यान रखना। समास के दो पक्षों के प्रत्यय खत्म कर दिए जाते हैं या समाप्त कर दिए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब समास जोड़ते हैं, दो शब्द जोड़ते हैं तो वहाँ प्रत्यय खत्म हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। बात करें अगले पॉइंट की, तो समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, बिल्कुल समास के तोड़ने को क्या बोलते हैं, विग्रह बोलते हैं। तो ये तीनों सही हैं। गलत कौन सा आपका, गलत कौन सा आपका, ए गलत है। इसमें क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है, ना कि पक्षों का मेल। बात समझ में भाई। चलो बात करें अगले प्रश्न की। निम्न में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बिल्कुल दांत, दंत, रदन, रतन, रदन है, ध्यान रखना है, रतन नहीं है, रदन है, ठीक है। मिसप्रिंट हो जाता है भाई, क्या करें। दांत का क्या होता है, दांत, दंत, रदन, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। झंडा का ध्वज पताका, बिल्कुल सही बात है। झंडे को ध्वज पताका बोलते हैं, निशान भी बोलते हैं, ध्यान रखना, निशान भी बोलते हैं किसको, आपके झंडे को। कमल, अम्बु, आप, ये थोड़ा सा नहीं है। अम्बु बोलते हैं आपके जल को, किसको बोलते हैं, जल को बोलते हैं अम्बु, ठीक है। तो ये आपका गलत होगा। आई बात है। चांद को राकेश, शशि, बिल्कुल सही, ये भी सही है। लेकिन अम्बु क्या किसका होता है, पर्यायवाची होता है, या कुछ किसका समानार्थी होता है, वो होता है आपके, सॉरी, किसका होता है, आपके जल का होता है। बात करें अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है, बताइए, बताइए। हजार हजार बाहों वाली, आए है, हजार हजार बाहों वाली, यहाँ एक बाहों वाली नहीं मिल रही आप लोगों को। यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, हजार हजार बाहों वाली, यानी चुड़ैल की, ठीक है। तो हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरमा, भाई ये कोरमा वो नहीं है, मांस वाला कोरमा नहीं है, कुछ और है, ये ध्यान रखना। पुरानी जूतियों का कोरमा, खिचड़ी उपलब्ध देखा हमने, खिचड़ी उपलब्ध देखा हमने, फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल है ये, फूल नहीं है, फूल है यार, बड़ी प्रिंट और गलत हो रहे हैं इसमें। फूल नहीं रंग बोलते हैं, बताइए। इसमें नागार्जुन की रचना कौन सी नहीं है, बताइए। हजार हजार बाहों वाली, बिल्कुल राकेश, सॉरी, नागार्जुन की रचना है, बिल्कुल सही बात है। पुरानी जूतियों का कोरमा, बिल्कुल किनकी है, नागार्जुन की रचना है, ध्यान रखना। बात करें खिचड़ी उपलब्ध देखा हमने, तो ये भी किसकी, आपकी नागार्जुन की। लेकिन फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये किसकी है, केदारनाथ अग्रवाल की है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, केदारनाथ अग्रवाल की रचना कौन सी आपकी, कौन सी रचना आपकी, फूल नहीं रंग बोलते हैं, किसकी, केदारनाथ की रचना है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। बात करें अगले प्रश्न की। निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है, बताइए, बताइए। निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है, ग, ज, त, अ, बताइए। ग कौन सी आपकी, कंठ ध्वनि, ध्यान रखना, कंठ ध्वनि है, ठीक है। त कैसी ध्वनि है आपकी, बताइए। बताइए। दंते, बिल्कुल दंते होगी। आ कैसी होगी आपकी, ये भी कंठ होगी, ठीक है। ज कैसी आपकी,
तालव्य ध्वनियाँ, तालव्य ध्वनि में कौन कौन सी आती हैं? देखो च वर्ग आता है पूरा, च, छ, ज, झ, य, य, श, ई और दोस्तों बड़ी, ये होते हैं आपकी कौन सी? आपकी तालव्य ध्वनियाँ होती हैं कौन सी? च, छ, ज, झ, ञ, य, श और ई दोस्तों, ये होती हैं आपकी कैसी? तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लेना। आई बात समझ में? बात करें अगले प्रश्न की, खड़ी बोली निम्न में से कौन से अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? स्वरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत, केकम अपभ्रंश के अंतर्गत। देखो केकम के अंतर्गत आती है पंजाबी, कौन सी? पंजाबी आती है केकम अपभ्रंश के अंतर्गत, ठीक है। बात करें मागधी की, तो एक तो भोजपुरी आती है, भोजपुरी, मगही और दोस्तों आपकी मैथिली, ये आती है आपकी किसी आपके मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है कौन सी? भोजपुरी, मगही, मैथिली, ठीक है। बात करें आपके अर्धमागधी, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली आती हैं। अवधी, बघेली और दोस्तों छत्तीसगढ़ी गढ़ी बोली आती हैं किसके? आपके अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बात करें स्वरसैनी की, तो दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी आती है, ध्यान रखना, राजस्थानी और दोस्तों आपकी कौन सी? पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी आती है किसके अंतर्गत? आपके स्वरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत। बात करें अब खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली आती है आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ध्यान रखना, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? खड़ी बोली, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, साथ ही साथ दोस्तों आपकी कन्नौजी, कन्नौजी, कन्नौजी खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ठीक है। कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, बुंदेली और दोस्तों हरियाणवी, बुंदेली और आपकी हरियाणवी, ये आती हैं दोस्तों किसके अंतर्गत? आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं ये बोलियाँ। कौन सी? खड़ी बोली, खड़ी बोली अब होगी आपकी ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और आपकी हरियाणवी, ये किसके अंतर्गत आएगी? आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? स्वरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है कौन सी? खड़ी बोली। ध्यान रखना है इस चीज़ को, और जिसे नोट करना है कर सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें कर सकता है बहुत आराम से। चलो ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अब हम पुस्तक पढ़ेंगे, वह अपनी ससुराल जाएगा, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। भाई ये कैसा वो है? मुझे उनकी अपेक्षा से अधिक अंक मिले, ये तो सही था, लेकिन अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले, तो भाई ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कौन सा? डी आपका गलत है, ध्यान रखना। कैसा है? गलत है। मुझे उनकी अपेक्षा से अधिक अंक मिले, ये तो सही है, लेकिन ये कहाँ से? मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले, ये गलत है भाई, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। तो बात करें अगले प्रश्न की। चाक उपन्यास के लेखिका हैं, चाक उपन्यास की लेखिका हैं पुष्पा, मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया और मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी, बिल्कुल, बताइए। मैत्री, ये मैत्रेयी है, ध्यान रखना, मैत्री नहीं है, मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा की ये पुस्तक है। दो कौन सी? ध्यान रखना, चाक उपन्यास, ठीक है। चाक उपन्यास किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। निम्न शब्दों में देशज भाषा का चयन कीजिए, निम्न शब्दों में देशज भाषा का चयन कीजिए। प्रकृति, डोंगा, मुखर, मेधावी, बिल्कुल। ये कैसे? प्रकृति तत्सम है, ठीक है। मुखर भी कैसा? तत्सम है, ठीक है। मेधावी तत्सम। और बात करें डोंगा, तो डोंगा कैसा दोस्तों? देश शब्द है। देश शब्द कौन से होते हैं? जिनकी उत्पत्ति का
कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ से आए कैसे आए, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आज भी प्रचलित हैं। उन शब्दों को कैसे बोलते हैं? आपके देशज शब्द बोलते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? विकारी, जिनमें विकार हो जाए। आज, लड़का, इधर, परंतु। तो आज कैसा है बताइए? अव्यय शब्द है, अव्यय है, ठीक है। इधर कैसा? अव्यय है, ठीक है। परंतु कैसा है? ये भी अव्यय है, अव्यय शब्द है आई बात में। लेकिन लड़का कैसा है? ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, ध्यान रखना। जातिवाचक वाचक संज्ञा है, ठीक है। और दोस्तों विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। विकारी हो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। कैसे शब्द हैं आपके? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण, ये कैसे हैं आपके विकारी शब्द होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये शब्द कैसे होते हैं आपके? कैसे? विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। लेकिन क्रिया विशेषण ये कैसे होते हैं? आपके अविकारी शब्द होते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? 3 रंगों वाला। जिस समास की जो पूर्व पद है, जिस समास का पूर्व पद कैसा हो, संख्यावाची हो, वहाँ कौन सा समास होता है? वहाँ होता है दोस्तों आपका द्विगु समास होता है। ध्यान रखना, कैसा समास होता है? द्विगु समास होता है। उत्तर क्या होगा इसमें? बी होगा, द्विगु समास। इसमें क्या होता है? ये होते हैं यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जितने होते हैं, ध्यान रखना, योग रूढ़ शब्द जितने होते हैं, सॉरी योग रूढ़ नहीं, योग रूढ़ नहीं, इसमें क्या होता है? प्रथम पद कैसा होता है? उपसर्ग होता है। उपसर्ग इसमें क्या होता है? प्रथम जो होता है कैसा होता है? उपसर्ग होता है। कर्म धारय में क्या होता है बताइए? विशेषण, विशेष्य, विशेषण और दोस्तों विशेष्य शब्द होते हैं। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है? विलोम शब्द। विलोम शब्द जितने भी होते हैं कैसे होते हैं? आपके द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। उत्तर कौन सा होगा आपका? संख्यावाची। पहला पूर्व पद कैसा हो? संख्यावाची हो, वहाँ कौन सा समास होता है? आपके कौन सा होता है? द्विगु समास होता है, ठीक है। चलो दोस्तों, ये आपका मॉक टेस्ट है, ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए मॉक टेस्ट के साथ। और आपको पता है जीके का और जीएस का मॉक टेस्ट आपका इतना अच्छा चल रहा है कि बच्चे बड़े अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, जो बच्चा नहीं देख रहा है उसे देखें। वो हम उसमें ना हम जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सबको करा रहे हैं, बड़े अच्छे से करा रहे हैं, एनालाइज करा रहे हैं। तो आप वहाँ जाएँ और उन चीज़ों को, सारियों को देखें। चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।